नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त है इंडिया न्यूज के नए शो बड़ी बात का। बड़ी बात में आज बात होगी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की और बांग्लादेश में भारतीय कंपनियों पर पड़ रहे असर की। साथ ही बात करेंगे शरीफ इंसान को क्रिमिनल बनाने वाली यूपी पुलिस के, और साथ ही चर्चा होगी पेंशन भोगियों को मिलने जा रही सुविधाओं की। इसके साथ साथ बड़ी बात करेंगे ओलंपिक में भारत के लिए अहम दिन की और दुनिया में बढ़ रही है भुखमरी की। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी बात। तो सबसे पहले आतंकवाद की बड़ी बात। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकवादियों को घेर लिया है। बसंतगढ़ के पनाता में आतंकवादियों से एनकाउंटर जारी है और इस वक्त सेना के जवान चारों तरफ से आतंकवादियों को घेर चुके हैं। मौके पर गोलियों की आवाज गूंज रही है। हमारे संवाददाता अजय जांड्याल हमारे साथ होंगे जो वहां पर तमाम जानकारियां साझा करेंगे। अजय, किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि ये पनारा एरिया है बसंतगढ़ का, जहां पर इस वक्त आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दरअसल 4 से 5 पाकिस्तानी आतंकी यहां पर छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सेना ने तुरंत जो है सो यहां पर तलाशी अभियान शुरू किया और उसी जब एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया तो उसी के दौरान जो है जंगल में छुपे हुए आतंकी जब दिखे हैं उसके बाद वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये आतंकियों का वो ग्रुप है, 4 से 5 आतंकी का जो सरहद पार से घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचा था और यहां पर रहकर किसी न किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था। इससे पहले भी ये आतंकी ग्रुप जो है, जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये वही आतंकी ग्रुप हो जिसने यहीं पर 28 अप्रैल 2024 को एक बीडीजी मेंबर के साथ जब मुठभेड़ हुई थी तो वहां पे उसकी हत्या की थी। तो बड़ा ऑपरेशन जो है इस वक्त लॉन्च हो चुका है। एडिशनल ट्रूप्स जो हैं उनको उस इलाके में मूव कर दिया गया है क्योंकि दूरदराज का इलाका है और जंगल है, ये घना जंगल है जहां पर आतंकी लगातार इन पूरे इलाकों में जो है जंगल के इलाकों में अलग अलग जिलों में जो है वो बैठे हुए हैं। जो सूत्र बताते हैं लगभग 80 से 90 आतंकी जम्मू के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में, जंगलों के इलाके में अपने पनाहगार बनाकर जो है वो बैठे हुए हैं और वहीं से आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और इस इलाके में अब सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ऑपरेशन चला रही है और कोशिश ये कि जल्द से जल्द छुपे हुए आतंकियों का सफाया किया जा सके। अजय, स्पष्ट तौर पर जो बातें दिखाई दे रही हैं, निश्चित तौर पर वहां पर आपने जानकारी दी कि बड़ी संख्या में आतंकवादी पाकिस्तान की सीमा से वहां पर आ चुके हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इन सब के बीच जो स्थानीय लोग हैं, ये भी जानकारी मिल रही है अजय जांड्याल कि कहीं ना कहीं जो वहां के स्थानीय रहवासी हैं उनका सपोर्ट इन लोगों को मिल रहा है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना, उनकी मदद के बिना ये इतने दिनों तक वहां पर रह नहीं सकते हैं, उनको तमाम वो रसद मिल नहीं सकती है। क्या सुरक्षा बल इस तरफ भी विशेष ध्यान दे रहे हैं? इसको लेकर कोई रणनीति? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर हालांकि ये नंबर जो लोकल सपोर्ट का है या जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इन इलाकों में आतंकियों को देखा गया है वो साफ बताता है कि किसी भी तरीके से इस इलाके में आतंकियों को ज़्यादा समय तक जो है छुपने का मौका नहीं मिलेगा। ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय में जो है ऑपरेशन चलाए हैं। आपको याद होगा कठुआ में जब आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद जब जाँच हुई तो उस जाँच के बाद जो है कई 100 से ज्यादा जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया था, डिटेन किया गया था। उसके बाद उनमें से कई जो है वो गिरफ्तारियां हुई जो उन आतंकियों के सहायक थे, जिनको रसद और इंटरनेट और तमाम जो सहूलियतें हैं वो मुहैया करवा रहे थे। और उसी के बाद जो है सुरक्षा बलों ने इन ऑपरेशंस को चलाया और इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से इस ओवरग्राउंड नेटवर्क को उखाड़ फेंकना है। और अब इस पूरे इलाके में जो है इस वक्त सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं आतंकियों की सफाई के लिए, इन आतंकियों को मार गिराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है खासतौर पर इन जंगलों में छुपे आतंकियों को मददगार जो हैं उनको तलाशने के लिए लगातार जो है वो जुटी हुई हैं। क्योंकि लगातार आप देखें तो पहले राजौरी, पुंछ, उसके बाद हमने देखा कैसे डोडा, उसके बाद उधमपुर, कठुआ, रियासी, इन तमाम जिलों में इन आतंकियों ने हमलों को अंजाम दिया और उन आतंकी हमलों के बाद
जो लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकियों के घुसपैठ करके यहां पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी रहा और उनका नंबर जो है वो 50 से 60 से ज्यादा हो गया, वो बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाकर किन्हीं बड़े हमलों को अंजाम देने की फिराक में है, ताकि जम्मू कश्मीर की जो शांति लगातार बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में जो तरक्की का दौर शुरू हुआ है, जो जम्मू कश्मीर की बदली हुई तस्वीर दुनिया तक पहुंच रही है, उसको कहीं ना कहीं वापस डिस्टर्ब किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडियाल का। अजय, आप नज़र बनाए रखिए, लेकिन सुरक्षा बलों ने निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत दिया है, वहां पर अपने नेटवर्क को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, इंटेलिजेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि सूचना के आधार पर दबिश दी जा रही है और जहां पर दबिश दी है इस वक्त वहां 4 से 5 आतंकवादी छुपे हुए हैं और उनकी तलाश में सेना के जवान लग गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश के विद्रोह की। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया है। खालिदा जिया को चीन का समर्थक माना जाता है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने संसद भंग करने के लिए राष्ट्रपति को अल्टीमेटम दिया था। अब प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वो जल्द ही अंतरिम सरकार के लिए नामों का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजेंगे। अब बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत भी बांग्लादेश के हालत पर नजर बनाए हुए है और इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई है। इस बैठक में ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि शेख हसीना फिलहाल सदमे में है और बात करने की कंडीशन में स्थिति में नहीं है। साथ ही भारत ने ये कहा है कि शेख हसीना अपने भविष्य को लेकर खुद फैसला करेंगी। विदेश मंत्री ने संसद के दोनों सदनों को भी बांग्लादेश के हालत से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने बेहद कम समय में भारत आने की परमिशन मांगी थी, जिसे भारत सरकार ने तुरंत दे दी। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में नई सरकार को ढाका में भारतीय उच्च आयोग की रक्षा करनी चाहिए। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के हालत पर भारत पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और बांग्लादेश में मौजूद 19,000 भारतीयों के संपर्क में है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और हिंसक प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही शेख हसीना ने बीजिंग की यात्रा की थी और तब वो अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर चली आई थी। बांग्लादेश ने चीन पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए थे और चीन से वापस आने के तुरंत बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश में एक अहम प्रोजेक्ट भारत को देने की बात कही थी। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. उधर बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे देने और देश छोड़ने के बाद देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार शुरू हो गए हैं। देश में जगह जगह हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदू समुदाय के घरों पर हमला किया जा रहा है और मारपीट भी की जा रही है। हिंदुओं के घरों को आग लगाए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि कई हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें इस्कॉन और काली मंदिर भी शामिल है। बांग्लादेश में हिंदू डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रंगपुर के हिंदू काउंसलर काजल राय की उपद्रवियों ने हत्या कर दी है। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हिंदू या उनके धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह के हमले की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकती है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में 2 हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी है। रंगपुर में आवामी लीग पार्टी के नेता हराधन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर पर भी हमला किया गया है और मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है। मंदिर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मंदिरों पर हमले के बीच कुछ सुकून देने वाली खबर यह है कि कई जगहों पर मुसलमान हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए सामने आए हैं। बांग्लादेश की कुछ मस्जिदों में हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपील भी की गई है। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू रहते हैं और अब उन पर संकट मंडरा रहा है।
हालांकि जिस तरह सेना और दूसरे संगठनों ने अपील की है उससे फिलहाल अल्पसंख्यकों की स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों के पलायन में इजाफा हो सकता है और हिंदू भारत का रुख कर सकते हैं। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश छोड़ दिया। फिलहाल वो भारत में हैं, लेकिन उनके इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश के हालात सामान्य नहीं हुए। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी अब भी उग्र और लगातार हिंसा कर रहे हैं। अब बांग्लादेश का कंट्रोल सेना के हाथ में है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों पर भी बांग्लादेश के हालत का असर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत की कई कंपनियां बांग्लादेश में कारोबार करती हैं और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उन कंपनियों के लिए मुसीबतें पड़ सकती हैं। भारत की कंपनियां बांग्लादेश में बाजार और सप्लाई चेन कंपोनेंट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। भारत की कंपनियां मैरिको, इमामी, डाबर और एशियन पेंट्स का बांग्लादेश में बड़ा निवेश है। इसके साथ ही गोदरेज, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प का भी बड़ा बाजार बांग्लादेश में है, लेकिन ताज़ा हालात में इन कंपनियों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत की इन कंपनियों का व्यापार ठप पड़ सकता है। हालांकि बांग्लादेश की अशांति भारत के लिए एक मौके के तौर पर भी सामने आई है। भारत के कपड़ा सेक्टर के लिए ये मौका हाथों हाथ भुनाने वाला है। बांग्लादेश ने बीते कुछ दशकों में धीरे धीरे भारत के कपड़ा कारोबार को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन अब भारतीय कंपनियों के पास एक बड़ा मौका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कपड़ा सेंटर तिरपुर को ऑर्डर में 10% तक ग्रोथ की उम्मीद है। बांग्लादेश में मौजूदा हालातों के चलते अमेरिका और यूरोप के प्रमुख ब्रांडों का भरोसा भारत की तरफ बढ़ सकता है, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन भारत को फायदे से ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। मसलन वीआईपी लगेज कंपनी की बांग्लादेश में 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और कंपनी की कुल निर्माण का 35% बांग्लादेश में ही होता है। ऐसे में कंपनी की क्षमता में भारी गिरावट आ सकती है। मैरिको इंटरनेशनल कंपनी का 44% हिस्सा बांग्लादेश में आता है, जिसमें भारी गिरावट आ सकती है। डाबर और ब्रिटानिया कंपनियों का भी 5% से ज्यादा रेवेन्यू बांग्लादेश से आता है। ऐसे में इन कंपनियों के हालात पर असर पड़ सकता है। टाटा समूह की कंपनी ट्रेंड को बांग्लादेश से बड़ा बिजनेस मिलता है। कपड़े से लेकर कार और अन्य बिजनेस के लिए बांग्लादेश से अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन अब इस पर असर पड़ सकता है। LIC ने भी बांग्लादेश में अपने ऑफिस 7 अगस्त तक के लिए बंद रखे हैं। इससे LIC को भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश के हालत की बात करें तो 5 जून को कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन 56% तक तय कर दिया है, जिसके बाद बवाल हो रहा है। जुलाई में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को कम करके सिर्फ 7% तक कर दिया, जिससे दूसरा वर्ग गुस्सा में आ गया और बांग्लादेश जलता रहा और इस पर भी देश के हालात फिलहाल सामान्य नहीं है। उधर भारत के पड़ोस में चीन की स्थिति लगातार मजबूत होती दिख रही है। एक एक कर भारत के 6 पड़ोसी देशों में अशांति की स्थिति बनी हुई है और ज्यादातर देश चीन के चंगुल में जा फंसे हैं। बांग्लादेश इसका सबसे ताजा उदाहरण है। बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। देश का कंट्रोल सेना के हाथ में है और यह भी माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार यदि बनी भी तो बांग्लादेश में सेना का रिमोट कंट्रोल ही रहेगा। अब यह खतरा है कि सेना का कंट्रोल रहेगा तो चीन से नजदीकियां बढ़ना तय हैं और हिंदुओं पर भी हमले बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश की कुल आबादी 8% के करीब हिंदू हैं, लेकिन लोकतंत्र बहाल नहीं होता है तो बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो जाएगा। बांग्लादेश में चीन की मदद से सबमरीन बेस तैयार किया गया है और अब बांग्लादेश में सैन्य शासन का मतलब होगा चीन की तरफ ज्यादा झुकाव, जो कि भारत के लिए बहुत बड़े खतरे के तौर पर है, क्योंकि भारत बांग्लादेश में बड़ा निवेश कर चुका है और भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अल्टरनेट रूट भी भारत बांग्लादेश के जरिए ही देख रहा था। दरअसल भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अल्टरनेट रूट म्यांमार के जरिए बनाने की शुरुआत की थी। इसके लिए कालादान प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, लेकिन 4 साल पहले म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट दिया
और तब से वहां सैन्य शासन ही स्थापित हो गया है। अब सैन्य स्थापना, जी हां, सैन्य शासन स्थापित होते ही भारत के कलादान प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कई बार बातचीत के जरिए कोशिश भी हुई, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया है और म्यांमार की सैन्य सरकार चीन की समर्थक है, जो भारत की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित म्यांमार के कोको आइलैंड पर चीन निर्माण कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ की सरकार और सेना चीन के इशारे पर नाच रहे हैं। चीन से बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहे हैं और पाकिस्तान को चीन के जंगी जहाज और सबमरीन भी मिली है, जो भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। हाल ही में पाकिस्तान को चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-31 भी मिले हैं, जो भारत की चिंताओं को बढ़ाते हैं। ऐसी ही खबरें हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-31 फाइटर जेट्स पर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका में विक्रम सिंघे की सरकार है, जिसे चीन की समर्थक सरकार माना जाता है। भले ही भारत श्रीलंका की मदद के जरिए वहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन श्रीलंका चीन के भारी कर्ज तले दबा हुआ है। अब चीन के जासूसी जहाज को कई बार श्रीलंका में देखा गया है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट तो पूरी तरह से चीन के ही कब्जे में है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। इधर नेपाल की बात करें तो हाल ही में यहाँ KP शर्मा ओली ने सरकार बनाई है, जो खुले तौर पर चीन के समर्थक है। कुछ साल पहले लिपु लेख को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके पीछे भी चीन का ही हाथ था और नेपाल ने चीन के इशारे पर ही वो विवादित नक्शा जारी किया। तब भी नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ही थे। और चीन की बात करें तो भारत और चीन के रिश्ते कई साल से तल्ख चल रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनातनी लगातार जारी है और हिंद महासागर में भी चीन भारत के लिए नई चुनौतियां पेश कर सकता है। भले ही सार्वजनिक मीटिंग्स में बात शांति स्थापित करने की होती हो, लेकिन चीन की तरफ से इसके लिए कोई पहल नहीं होती है। उल्टा चीन तो तनाव को और ज्यादा भड़काने की कोशिश करता रहता है। अब बांग्लादेश वो नया देश जहां पर निवेश कर भारत फिलहाल फंसा हुआ दिख रहा है। शेख हसीना के बेटे ने यह साफ कर दिया है कि अब शेख हसीना राजनीति में नहीं उतरेंगी, जिससे भारत को अब बांग्लादेश के नए सिरे से काम करना होगा और नई सरकारों के साथ नए सिरे से संबंध स्थापित करने होंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि चीन किस तरीके से भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं उनको अपने कब्जे में ले रहा है, अपने साथ कर रहा है, जो भारत की परेशानी को आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं पुलिस की। भारत की पुलिस जिसे चाहे अपराधी बना सकती है, किसी भी शरीफ आदमी की गिनती गुंडे और छटे हुए बदमाशों में करा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वीडियो ने इसकी तस्दीक कर दी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर का है। यहाँ शिकारपुर थाने की पुलिस ने एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली जाने लगी। तस्वीरों में आप कार के करीब खड़े कई पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं। ये पुलिसकर्मी किसी गुप्त सूचना के आधार पर कार की तलाशी लेते हैं। अब तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक पुलिसकर्मी कार की दूसरी तरफ बढ़ता है। इसके हाथ में सफेद रंग के कपड़े में लिपटी हुई एक चीज है। ये पुलिस वाला अपने हाथ में मौजूद इस चीज को कार के डैशबोर्ड में रख देता है। कुछ देर तक ये कार की तलाशी लेने की एक्टिंग करता है। इस पुलिसकर्मी के पीछे एक और पुलिस वाला खड़ा होता है। अब ये सफेद कपड़े को दूसरे हाथ में अपनी कमर पर रख लेता है। कार की तलाशी जारी रहती है। एक और पुलिसकर्मी भी इसके पास आकर खड़ा हो जाता है। आरोप है कि इस सफेद कपड़े में एक देसी तमंचा लिपटा हुआ था, जिसे पुलिस वालों ने बड़ी होशियारी के साथ इस कार में प्लांट कर दिया और कार के मालिक अमित को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस की पोल तब खुली जब ये वीडियो सामने आया। दरअसल छत पर खड़े एक किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं, देश के कई इलाकों में इसी तरह की घटना घटती है। वीडियो में जो तथ्य प्रदर्शित हो रहे हैं उनके आलोक में तत्काल जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक
थाना प्रभारी हैं शिकारपुर के, और एक चौकी इंचार्ज कस्बा और 2 सिपाही हैं। उनको तुरंत कार्यवाही करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। और इसमें 2 होमगार्ड और दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मेरे द्वारा मौके पे पहुंचकर जांच की जा रही है और जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट एसएसपी साहब को प्रेषित की जाएगी। और जो वीडियो है और जो संबंधित चीज़ें हैं उनकी विस्तृत जांच संपादित की जाएगी। बड़ी बात में एक अच्छी बात, पेंशन पाने वालों के लिए जल्द अच्छी खबर आ सकती है। न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सरकार पूरा कर सकती है। खबर यह भी है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इसके संकेत दिए हैं। अगर सरकार इस फैसला लेती है तो करीब 78 लाख पेंशनधारियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये हो जाएगी। दरअसल लंबे समय से पेंशन धारक और संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये महीना करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त सुविधाएं भी शामिल हैं। संभावना ये है कि अब जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी। पेंशन धारकों के संगठन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने हाल ही में एक बयान में बताया था कि केंद्र सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंभीर हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। सरकार समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गंभीर है और इस हल को करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं, जिसमें PF को EPFO रेगुलेट करता है। वहीं कंपनियों भी 12% का योगदान देती हैं और EPFO के साउथ अमाउंट डिपॉजिट करती हैं। कंपनी की तरफ से जो पैसा जमा किया जाता है उसका 8.33% पैसा EPAS यानी कि कर्मचारी पेंशन स्कीम और 3.67% हिस्सा EPM स्कीम में जाता है। साल 2014 में केंद्र सरकार ने 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन फिक्स की थी, जिसे अब 7,500 रुपये किया जा सकता है। दरअसल करीब 36 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें 1,000 रुपये मासिक पेंशन भी नहीं मिल पाती है, लेकिन अब सरकार यदि पहल करती है तो ऐसे पेंशन भोगियों को फायदा हो सकता है। और अब खेल से जुड़ी हुई बड़ी बात, ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा है। भारत के लिए गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा जेवलिन के फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं। अपने पहले ही थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सीजर का बेस्ट थ्रो किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर दूर भाला फेंककर क्वालिफाई किया। किसी भी दूसरे देश का खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के करीब नहीं पहुंच सका। आज के थ्रो को देखें तो नीरज चोपड़ा यदि कल भी 89 मीटर से ज्यादा का थ्रो करते हैं तो भारत एक और गोल्ड मेडल का हकदार होगा। वहीं कुश्ती में भारत की विनेश फोगाट मेडल के बेहद करीब पहुंच गई हैं। विनेश फोगाट 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। विनेश फोगाट ने प्री क्वार्टर फाइनल में टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन सुसाकी को 3-2 से हरा दिया है और फिर कुछ ही मिनट बाद खेले गए क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूक्रेन की ओक्साना लेबाच को हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट ने 7-5 से जीत दर्ज की है। अब विनेश फोगाट आज देर रात ही सेमीफाइनल मुकाबले के लिए कुश्ती की रिंग में उतरेंगी। आज भारतीय हॉकी टीम भी सेमीफाइनल मुकाबले के लिए उतरेगी। भारत और जर्मनी के बीच सेमीफाइनल मुकाबला रात 10:30 बजे खेला जाएगा और इस मैच को जीतते ही भारतीय हॉकी टीम कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार हो जाएगी। जिस वक्त हॉकी का मुकाबला शुरू होगा उसी वक्त के करीब विनेश फोगाट भी कुश्ती के रिंग में उतरेंगी और वो सेमीफाइनल में जीत दर्ज करते ही कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार हो जाएंगी। भारत समेत पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। किसी भी देश की सरकार से पूछेंगे तो पाएंगे कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन इस तरक्की के बावजूद दुनिया से भुखमरी खत्म नहीं हो रही है। पिछले दिनों वैश्विक स्तर पर भुखमरी के जो आंकड़े जारी हुए वो डराने वाले हैं। दरअसल इन आंकड़ों में यह बताया गया है कि दुनिया का हर 11वां इंसान
भूखे पेट सोने को मजबूर है। इस भुखमरी के पीछे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन आंकड़ों में बताया गया है कि दुनिया 1/3 आबादी पोषण युक्त खाना खरीदने में भी सक्षम नहीं है, यानी वो लोग जो खाना खाने पर मजबूर हैं, जिससे शरीर की पोषण की रोजाना वाली जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। और दुनिया के हर 11वें शख्स के भूखे पेट सोने का मतलब है कि दुनिया में रोजाना 73 करोड़ 30 लाख लोग भूखे पेट सोते हैं। डराने वाली बात यह है कि साल 2019 में भूखे पेट सोने वालों की संख्या 15.2 करोड़ थी, जो 5 साल में ही करीब 5 गुना बढ़ गई है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले भुखमरी के आंकड़े बढ़े हैं। भुखमरी में सबसे खराब हालत दक्षिण अफ्रीका की है। यहाँ हर 5वां इंसान भुखमरी से परेशान है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भुखमरी के यही हालत रहे तो साल 2030 तक करीब 58 करोड़ आबादी को कुपोषण से जूझना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 86 करोड़ 40 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं और पिछले 15 साल में जो सुधार होने की संभावना है, हालात उससे भी खराब हो गए।